गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आप कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ आप जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं या रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जाती है उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए ताकि आप का इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। साथ ही आपको युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज भी चलाया जाता है 9 AM से लेकर आपको 10 AM के बीच में, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। तो जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं जुड़िए, उसको देखिए, समझिए, जो डेली करंट अफेयर सीरीज है उसको कवर किया जाता है। चलिए, तो हम बात करेंगे आज बहुत ही दुखद समाचार कल मिला जिसमें उड़ीसा में भीषण ट्रेन हादसा हुआ, 70 की मौत, हालांकि संख्या और भी बढ़ रही है, 350 से अधिक घायल हुए हैं। तो तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं कैसे होती है, इस पर सवालिया निशान लगता है। साथ ही साथ जवाबदेहिता और प्रतिबद्धता से संबंधित जो प्रश्न है प्रशासन के उससे आपको पूछे जा सकते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस पर भी राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का प्रयास किया है, जिसमें इस ट्रेन हादसे के तुरंत बाद ट्वीट करते हुए ये बातें बोली है कि कहाँ गया कवच प्रणाली, और नैतिकता के संदर्भ में कि रेल मंत्री इस्तीफा दें से संबंधित बातें की गई। हम राजनीतिक बातें तो नहीं करेंगे पर उससे कुछ बातें आपको जरूर समझनी चाहिए कि अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसा प्रश्न पूछा जाए या मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें प्रतिबद्धता की बात हो ना, प्रतिबद्धता जवाबदेहिता की बात, तो वहाँ पर एक पक्षीय आपका निर्णय नहीं होना चाहिए कि हाँ किसी हादसे को तुरंत देखते हुए पूरी संपूर्ण व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहिए। जैसे कवच पर बात की जा रही है या रेल मंत्री के इस्तीफे की बात की जा रही है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या यह युक्ति युक्त संगत माना जा सकता है कि एक हादसे के द्वारा यह चीज़ें की जाती, पहले भी हुए हैं। हालांकि हमारे जो अभी वर्तमान सीएम है, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं आपको बिहार के नीतीश कुमार, कभी अपने कार्यकाल में इस्तीफा दिए थे, माना जा सकता है, वर्तमान में भी दिया जा सकता है, भविष्य में भी दिया जा सकता है। पर यहाँ पर यह समझने वाली बात है, क्या यह केवल राजनीतिक मात्र होना चाहिए, किसी के इस्तीफे मांगने से कोई इस्तीफा देगा, या व्यक्ति की स्व जवाबदेहिता और कर्तव्य निष्ठा यह स्पष्ट करती है। तो जब मान लीजिए हाँ नीतीश कुमार जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उनकी प्रतिबद्धता और कर्तव्य निष्ठा यह जवाब दिया कि नहीं, ये नहीं लगता मुझे मेरे शासनकाल के दौरान ये चीज़ें नहीं सही है कि मैं इस्तीफा दे दूं, उचित नहीं लगा होगा उनको। पर वर्तमान में ऐसे रेल मंत्री को नहीं लगता है तो किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर, उनकी युक्ति युक्त निर्णय होती है। अगर किसी की ऐसी कर्तव्य निष्ठा या नैतिकता के संदर्भ में अगर सही चीजें लगी उनको तो वो भी इस्तीफा दे सकते, नहीं तो इस्तीफा नहीं दे सकते। ठीक है। तो दूसरी बात, अब कवच की हम बात करते हैं। कवच प्रणाली बहुत जोर शोर से इसकी चर्चा हुई थी पिछले साल, आपको जो वर्ष 2022 में जब इस पर मैंने भी न्यूज एनालिसिस किया था, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ बातों को स्पष्ट किया था उस दिन, याद अगर किसी स्टूडेंट को होगा, कि कवच प्रणाली है ना हमें तत्कालिक क्या देता है, तत्कालिक सुविधा देता है। जो वर्तमान व्यवस्था है सॉरी, वर्तमान जो हादसे हो रहे थे उससे पहले उसमें कमी लाने का प्रयास करता। और ध्यान रखिएगा ये पूरे भारतीय रेल पर जो सिस्टम डेवलप है, जितना रेल पटरिया उसमें केवल अभी 2000 किलोमीटर पर यह लागू किया गया है, जो धीरे धीरे और विस्तार किया गया। मैं जून की बात कर रहा हूँ, जब ये शुरुआत में जब लागू किया गया था कवच प्रणाली, उस समय की बात हो रही है। तो यह पूरे जब तक भारत के पूरे रेलवे ट्रैक पर लागू नहीं हो जाएगा तब तक कवच पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं। जो ट्रैक पर हादसे हुए हैं क्या उस पर कवच प्रणाली था? तो नहीं था। तो यहाँ पर कवच के संदर्भ में हम बातें नहीं करेंगे। कवच की प्रासंगिकता जरूर है, जहां अभी कवच लग चुका है वहां पर ऐसे कुछ घटनाएं नहीं घटी है, जब घटेगी तब हम कवच पर सवालिया निशान करेंगे।
तो इसके संदर्भ में बातें आप समझिएगा। पर यह सब चीज़ें जो होती है आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसमें कवच प्रणाली के बारे में क्या आपके संदर्भ में जानकारी है, साथ ही राजनीतिक जो आपको संदर्भ बताया गया में नैतिकता सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अब चलिए हम लोग कवच के संदर्भ में देख लेते हैं क्या विशेषता रही थी इसकी। तो कवच प्रणाली स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली थी, अर्थात ऑटोमेटिक यह सिस्टम था, डेवलप था, जो व्यवस्था देती थी। कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली जो RDSO द्वारा विकसित, जो हमारी संस्था है उसके द्वारा विकसित उच्चतम स्तर, अच्छा SIL4 सेफ्टी इंटीग्रेटरी लेवल 4 जो उच्चतम माना जाता है उस लेवल का प्रोडक्ट है यह, जिसके मानक पर अत्याधुनिक प्रणाली अपनाने प्रमाणित की गई। इस पर रेल मंत्री स्वयं बैठ के कवच प्रणाली का उद्घाटन किए थे और इसकी जांच की थी क्या ये कवच प्रणाली सही चलता है या नहीं चलता है। तो समझ के देखिए इतनी सेफ्टी लेवल 4 था कि केंद्रीय मंत्री तक इस पर बैठ के इस कवच प्रणाली का परीक्षण कर रहे थे। तो इसका मतलब यह कवच प्रणाली सेफ्टी तो है, पर यह जब तक संपूर्ण भारत के रेल ट्रैक पर नहीं लगे तो इसकी प्रासंगिकता को हम कैसे सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं। यह प्रणाली ट्रेनों को खतरे अर्थात लाल सिग्नल पार करने या टक्कर रोकने की सुरक्षा प्रदान करते था। अभी मैंने आप लोगों को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में पिक्चर शेयर किया हूँ, वहां पर आप देखिएगा एक ही ट्रैक पर आ रहा है ट्रेन, दो अलग अलग ट्रेन का दिखाया गया है पर ट्रैक एक ही है। तो मान लीजिए कुछ सीमा दूरी पर ये सिग्नल दे के ऑटोमेटिक ट्रेन को रोक देगा कि हाँ इस ट्रैक पर आगे ट्रेन है। तो यह प्रणाली यही करती है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या करता है, लाल सिग्नल और टक्कर रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, ऑटोमेटिक रेड सिग्नल कर देगा। वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्म भारत के निर्भर पहल के तहत यह कवच प्रणाली घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिए कब, बजट 2022 में। अब 22-23 के वर्ष 2022-23 सुरक्षा क्षमता वृद्धि के लिए लगभग 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क स्वदेशी प्रणाली तहत यह योजना है, जिसमें 2000 किलोमीटर तक किया जाएगा, जिससे समय अंतराल के बाद और भी वृद्धि की जाए आवश्यकता के अनुसार। ऐसे हादसे के बाद और भी जरूरी हो जाता है कि संपूर्ण भारत के रेलवे ट्रैक जो महत्वपूर्ण ट्रैक है उस पर लगाया जाए, जहाँ पर ज़्यादा गाड़ियों का आवागमन होता है। जैसे आप इस रूट में तो जरूर ही लगा सकते हैं ना, कि मान लीजिए दिल्ली टू आपको हावड़ा रूट लगा सकते हैं, हावड़ा टू चेन्नई रूट लगा सकते हैं, बेंगलुरु चेन्नई रूट लगा सकते हैं, बेंगलुरु टू मुंबई रूट लगा सकते हैं, और बम्बई टू दिल्ली, और बम्बई टू आपको कलकत्ता रूट है उस पर लगा सकते हैं। कम से कम ये जो सबसे ज़्यादा आवागमन होता है महानगरों को जोड़ने वाला ट्रैक है उसको कम से कम लगाते। उसके बाद हम साइड में चलेंगे, छोटे छोटे डिवीजन पर चलेंगे। तो जब तक पूरे देश में नहीं लगेगा तब तक यह चीज़ें नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग पीटी फैक्ट में। भारत में वर्तमान रेलवे ट्रैक की जो श्रेणियां हैं वो श्रेणी में कितने कितने किलोमीटर की आपको आपको रेल संपर्क है, अर्थात ब्रॉड गेज में कितने किलोमीटर का रेल ट्रैक है, मिनी गेज में कितने हैं। तो इस पर आपको सर्च कीजिएगा गूगल पर, आपको मिल जाएगा, बस शर्ते आप ऑथेंटिसिटी के साथ आपको आंसर देना है, ठीक है ना। क्लियर, ये सब चीज़ें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, हर चीज़ पीटी फैक्ट नहीं होता, और हर पीटी फैक्ट है ना आपको एग्जाम में नहीं आएगा, पर इससे साइड में आपको जानना जरूरी, साइड के तौर पर, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर नहीं आएगा कुछ ही ना तो ये सब चीज़ों के साथ भी आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे आप लोग सर्च कीजिएगा, क्योंकि समय अभाव के दौरान देखिए मुझे भी सब कुछ नहीं आता, मैं बहुत फ्रेंकली बात करता हूँ। ये चीज़ नहीं है कि मुझे पीटी फैक्ट के तौर पर मेंस के ओरिएंट मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैं चीज़ों को कवर कर सकता है। कुछ पीटी फैक्ट आपको अपने तरीके से भी सर्च कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा इन सब चीज़ों पर। अब भारत अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली जो ट्रेन कॉलेजियम बचाव प्रणाली, अर्थात समझिएगा ये TCA जो एस सिस्टम है वो क्या करता है, वर्ष 2012 में प्रायोगिक रूप से अपने सिस्टम से चालू करा था, यानी हम लोग R&D इस पर कर रहे थे। तो ऐसा है कि हम लोग 2012 से इस पर वर्क कर रहे हैं, जिसके बाद हम लोग कवच प्रणाली विकसित करते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप लोग जानिएगा। उसके बाद अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज का उपयोग किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। उसके संदर्भ में आपको प्रणाली जो ट्रैकों में ब्रेक नियंत्रित करती है, जिसके बाद एक दूसरे से जोड़ते हैं, ड्राइवरों को सूचित करती है ताकि वो गाड़ी को रोक सके। उसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री जो थे गुलुगुंडा चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा इसका नाम,
जहां मध्य कवच प्रणाली का परीक्षण का निरीक्षण किया था। अर्थात उन ट्रेन में बैठकर इस कवच प्रणाली का उन्होंने परीक्षण स्वयं किया था। तो वो कौन मार्ग था? गुल्लागुंडा चिटगुड्डी रेलवे स्टेशन आपके मध्य किया गया था। क्लियर? तो चलिए इसे हम लोग पीटी फैक्ट के तौर पर इतना देख लेंगे, बाकी कहानियां समय के साथ आएगी तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? अब देखिए कुछ बातें थी। मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी थी, राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया। हालांकि संदर्भ समझने का प्रयास कीजिएगा, ये इंडिया में जो मुस्लिम लीग सेकुलर इंडिया मुस्लिम लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इनके वैचारिक मत है, और साथ ही साथ इससे पहले क्या कोई व्यक्ति विशेष इस पार्टी के बारे में विचार किया है? तो बिल्कुल किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा किया गया है। तो इस संदर्भ में आप किसी संदर्भ को ये नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा कि मुस्लिम लीग शब्द हो जाने से हम पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग जो गई थी उसकी रूढ़िवादी जो विचारधारा थी उससे मेल खाती है। और ध्यान रखिएगा यह आपको जो पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम जो केरल की पार्टी है, ध्यान रखिएगा यह आपको चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है, तो इसलिए सारे मानकों को तय पूरा करती होगी। तो विचार के संदर्भ में किसी शब्द को लेकर है ना, किसी व्यक्ति विशेष के पूरे संपूर्ण विचार को नहीं आप लोग गलत समझिएगा। कुछ चीज़ें होती है जो बैकग्राउंड में बातें रहती हैं, पर फ्रंट में कुछ बातें लिख दी जाती है जिसकी वजह से मसाला मिल सके, ठीक ना? नहीं तो तुरंत वही जो राष्ट्रवाद के लोग होंगे तुरंत इनका विरोध करना शुरू कर देंगे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, सेकुलर पार्टी बोल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बातें की जाएंगी, जैसा कि आपको ये सब चीज़ें होती है। हाँ, पर ये चीज़ जरूर है कि कांग्रेस के कुछ लोग क्या करते हैं, ओसामा जी को ओसामा लादेन को ओसामा जी बोलते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न इस संदर्भ में जरूर पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन को कैसे स्थापित किया है। कि जैसे आप देखते हैं जब मुस्लिम कांग्रेस हुआ करती थी आज़ादी के दौरान, पूरी स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रही थी, जब विचार आया मुस्लिम लीग का 1909 के आसपास, उसका जब यह संगठित हुआ और जब यह पाकिस्तान दिवस के रूप में पाकिस्तान का संदर्भित चीज़ें स्पष्ट होने लगा, अंतिम दौर की हम बात करें तो यह विचारधारा मौलिक रूप से परिवर्तन देखने को मिला कि मुस्लिम लीग ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया था। हम एक राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानेंगे, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानेंगे। हम इस्लाम के संदर्भ में जो इस्लाम से संदर्भित जो लोग हैं उनका एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। तो यह क्या था, एकता और अखंडता जैसे शब्द इनके लिए नगण्य हो गए थे। हालांकि शुरुआती दौर में जब यह चीज़ें थी जो इनके नेता थे वो भारत के अखंड भारत अर्थात जो तत्कालिक उसमें भारत था उसके निर्माण की बात करते थे। हालांकि जिन्ना जी थे कांग्रेस का नहीं, महात्मा गांधी के सहयोगी तक रहे हैं एक दौर में। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें राजनीति पॉलिटिक्स समय और अवधि के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक ना? तो इसको इस तरीके से आपको लेकर चलना है। अब देखिए एक बहुत अच्छी पहल हुई, गृह मंत्री की अपील पर मणिपुर के लोगों ने 140 हथियार क्या किए, सौंपे और हथियारबंद जो थे सिलेंडर किया है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से जब कोई मंत्री जाता है उसका रिजल्ट इस प्रकार से आता है तो शासन प्रशासन के लिए है ना बेहतर आपको मैसेज आता है कि नहीं, केंद्रीय मंत्री आए, कुछ बातें विचार रखे, कुछ लोकतांत्रिक बातों सहमति है, बहुत सी बातें हुई जिसमें आपको उसके बाद आउटपुट तुरंत मिल गया। तो जो भी संबद्ध राज्य की एजेंसियां है ना, एजेंसियां मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग ना, आर्टिकल 12 के संदर्भ में। तो एजेंसियां क्या करेगी, एजेंसियां बेहतर रूप से काम करना शुरू करेगी और भी पॉजिटिव जेस्चर्स के साथ व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करेगी, क्योंकि इसका आउटपुट आपको तुरंत तत्काल रूप से देखने को मिला है। हालांकि देखिए मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था, कुछ दिन पहले ही याद होगा, आप इसको अलग अनर्थ में नहीं समझेंगे तो मैं इसे अलग अर्थ के साथ नहीं समझे तो एक शब्द स्पष्ट कर दूं तो आप समझ जाएंगे। राज्य तब तक चुप है मौन है, राज्य तब तक चुप है या मौन है किसी मुद्दे पर जब तक आप राज्य के शक्तियों के साथ खुली चुनौती नहीं कर देते हैं, अर्थात पूरे सामने आके खुली चुनौती उसको देने नहीं लगते हैं, तब तक वो राज्य
मौन रहता है, चुप रहता है। जैसे ही आप उस पर उंगली सवालिया निशान करने लगते हैं और प्लस उस पर डायरेक्ट हमला करने लगते हैं, तो क्या होता है, राज्य सर्वशक्तिशाली स्वरूप में अपना आकार दिखाती है। कैसे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। याद है मैं कभी आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकार आपको क्या है, मौलिक अधिकार आपको न्यायालय द्वारा संरक्षित है ना। राज्य की एजेंसियां कुछ भी ऐसा करती है जिससे मौलिक अधिकार में नकारात्मक परिवर्तन होता है, तो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भुएं खड़े हो जाएंगे और तुरंत राज्य को बोलेगा भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक ना, तुम प्रतिबंध ऐसे नहीं लगा सकते किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों पर मान लीजिए जब कोई व्यक्ति विशेष ऐसा वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत राज्य के तुरंत हमेशा राज्य को कमजोर करने वाले कार्य कर रहे हैं। अब कमजोर करने वाले कार्य कैसे होते हैं, आपको मैंने बताया था युक्तियुक्त प्रतिबंध में। तो चलिए, कितने लोगों को याद है युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या होता है? अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, राज्य रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध की चर्चा मैंने किया था। तो आप कितने लोगों को याद है? तो आप मैसेज कमेंट में कीजिएगा, थोड़ा मैं भी देखूं कितने लोग एक्टिव मोड में काम करते हैं, कितने लोगों को रिवाइज रहता है। तो ध्यान रखें, उस युक्तियुक्त प्रतिबंध के तहत राज्य सर्वशक्तिशाली स्वरूप में आ जाता है और न्यायपालिका भी उसके सहयोगी पार्ट में आ जाएगी, क्योंकि आपको इतनी सीमा भी नहीं दी गई है। अर्थात आपको देखिए, आपको यह सीमा दी है कि इस आपको सर्वांगीण विकास हो सके, आपको यह सीमा दी गई है कि आपके विकास के लिए सर्वांगीण अवसर को सुनिश्चित किया जा सके, पर यह भी बिल्कुल अवसर नहीं दिया गया है कि आप राज्य के एकता, अखंडता, स्वर्णिम इतिहास को कमजोर करने का प्रयास करें। अगर ऐसा करते हैं तो मौलिक अधिकार की ऐसी की तैसी। समझ गए? सिंपल सा अर्थ में अगर ठेठ भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो तुरंत आपको युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ आप पर रोक लगाई जाएगी और आप इसके लिए न्यायालय को भी नहीं बोल सकते कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, क्योंकि आपने उन सारी सीमाओं को उल्लंघन दिया है जिसके आधार पर आपके मौलिक अधिकार आपको स्पेशल बनाते हैं, जिसमें राज्य की एजेंसियां भी आपके मौलिक अधिकार को छीनने से 4 बार सोचेगी पहले। क्लियर? तो ऐसे ही राज्य के साथ आप चुनौती दे देते हैं, तो राज्य जब एजेंसी कार्य करना शुरू करेगी तो कोई भी संस्था हो, उससे पहले नक्सलवाद की व्यवस्था थी, ठीक ना, तो ये सब चीजें धीरे धीरे कभी रेड कारपेट बोला जाता था, अब सुकूड़ को कुछ जिलों तक सीमित हो गया। तो राज्य अगर जब तक राज्य को आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं, चुनौती नहीं दे रहे, तो राज्य ने इस स्थिति को ऐसे ही यथास्थिति चलने देती है। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो राज्य तुरंत एक्टिव हो गया। देखिए, धमकी भरा ही आपको लगेगा ये कि धमकी तक दे रही है, क्या बोल रही है, पर ये राज्य का नेचर है। ऐसा नहीं कि सोचिए गृह मंत्री अपने शासन प्रशासन के दौरान है ना, शासन के दौरान घमंड में आ गए या शक्ति प्रदर्शन कर रहे राज्य केंद्र का, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह राज्य की प्रकृति, इसके जगह कोई और भी व्यक्ति जाएगा तो यही प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, क्योंकि वो जो सर और पानी का जो लेवल है ना, वो क्रॉस कर जाता है कभी भी, तो राज्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो देखिएगा, इस पर न्यायालय भी कुछ नहीं बोलेगा। रीजन इसके पीछे कि राज्य न्यायालय भी उसके सहयोगी पार्ट के रूप में काम करेगा ना। तो यहाँ पर देखिए बातें की गई है, क्या बोली गई है कि एक सेकेंड यहाँ दिखा रहा हूं मैं, कहीं देखिए, सभी वर्गों से क्या की, हथियार सुरक्षा बलों और प्रशासन के सामने सिलेंडर की अपील की और जल्द से जल्द, अगर ऐसा नहीं तो जल्द ही राज्य में जांच अभियान चलाया जाएगा और दौरान किसी के पास कोई हथियार मिलेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो ये धमकी ही है ना। अगर मान लो मणिपुर में अब एक घर है ऐसा, ए और बी घर है ऐसा कि हथियार रखे हुए अपने पास। अब उसको ये डर सता रहा है कि जांच होगी, भाई केंद्रीय मंत्री बोल के गया है तो जांच तो करेगा ही, राज्य की एजेंसियां जो भी है वो राज्य प्रशासन वो करेगा ही। जब मेरे पास निकल जाए तो क्या बोल रहे हैं, कड़ी कार्रवाई करेगा। कड़ी कार्रवाई क्या होगी, कोई तो स्पष्ट नहीं किया है ना। हो सकता है उनको उम्र कैद हो सकता है जो युक्ति प्रतिबंध लगाए उनका कुछ अधिकार को छीन लिया जाए, बहुत सी बातें होगी। अगला बात की जा रही है कि सरकार के लिए संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन क्या होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त शब्द क्या बोलता है
कि तुम ऐसा करो कि ऐसा करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारी सीमाएं लांघ दी जाएगी, और उसके बाद हमारे तरफ से भी क्या करना है, तुम कुछ है ना मोरल सपोर्ट की बात मत, ये मत सोचना कि राज्य आपके लिए मोरल सपोर्ट लेकर आएगा, अर्थात बर्दाश्त की सीमा जब लांघ दोगे तो आप पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इसका असर यह हुआ कि प्रादेशिक असर यह समझा गया कि नहीं, राज्य अब सर्वशक्ति स्वरूप अपनाने को तैयार है। तो जब सर्वशक्तिशाली स्वरूप अपनाएगा राज्य, तो ऐसे ही आपको समर्पण देखने को मिलता है। क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है। तो यह मत समझिए कि गृह मंत्री अपने शक्ति का प्रदर्शन वहां कर रहे, क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा यही दिमाग में चल रहा होगा। देखो बहुत से लोगों के दिमाग में चलता है, या ऐसे ही मान लीजिए कोई आपको दंगा हुआ, कहीं दंगा हुआ तो राज्य बोलती है ना सभी दंगाई से जल्द सभी चीजें वापस ले लीजिए, यथास्थिति को कायम रखें। तो क्या किया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए, तुरंत लोग दंगाई जो भी हो, दंगाई लोग चुप हो जाते। रीजन उसके पीछे यही है, कॉन्सेप्ट सभी जगह यही लागू होता है। क्लियर। जैसे अन्यथा मत समझिएगा बाकी चीजों को, राज्य किस रूप से सहयोग करती है। अब देखिए प्रधानमंत्री जो आए थे पीएम नेपाल के, कुछ समझौते हुए, पहल पर सुलझाए गए कई मुद्दे, तो इस पर चर्चा किया गया। हालांकि पहले भी देखिए मैंने इस पर चर्चा किया था, लिम्पियाधुरा और लेखेपुरा त्रिजंक्शन जो है, आपको इंडिया का मैप मैं बना दूं तो आपको यहाँ पर आपका नेपाल जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो विवाद हुआ था हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को संबंधित करने के लिए लैम्पोदुरा और विवाद पहले भी चर्चा हुआ। तो क्या करना, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, पीडीएफ में देख लेना है। क्लियर। ये विवाद क्षेत्र क्या, अधिकार क्षेत्र क्या है, कौन अंग्रेजों के काल में क्या संधि हुई थी, नेपाल से क्यों नहीं मानता, सभी पर चर्चा की गई थी। तो थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को आपको जाके देख लेना। बाकी कुछ विशेष नहीं, ऊर्जा के कल में बात किया ही जा चुका है, कैसे समझौता किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। और एक सूचना और है, आपको मंडे को दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का क्या है, टेस्ट है। अब वीकली टेस्ट होगा, तो आप लोग सब तैयार रहिएगा। मंडे को 10 AM से पहले आप लोगों को पेपर दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और आपको 11:30 से लेकर 12:30 तक आपको सारे प्लेटफॉर्म यूपीआई इसको ओपन रहेंगे, जिसमें टेलीग्राम की बात हो रही है, ऐप की बात हो रही है। तो आप लोग क्या करना कि 11:30 से लेकर 30 से लेकर 12:30 तक अपना सारा आंसर राइटिंग सबमिट कर देंगे। और इस बात से कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेरा लेट हो गया सर, मेरा नेट स्लो हो गया। रीज़न इसके पीछे है, थोड़ा सा आपको मर्यादित काम करने की ज़रूरत है, और पंचुअल होने की बात है। अगर नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, जिनको सफलता चाहिए वो एक्सक्यूज नहीं दिया करते हैं, ठीक ना। इस बार कुछ लोगों का एक्सक्यूज था तो चलिए माफ़ कर दिया गया, कोई इशू नहीं है। नहीं तो बहुत से प्लेटफॉर्म पर हमसे भी सख्ती अपनाता है लोग, समझ लीजिएगा। मैं तो बहुत आप लोग पर मोरल रहता हूँ, सपोर्टिव रहता हूँ। नहीं तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं वर्क करता रहा हूँ पहले भी, वहाँ पर तो 1 सेकेंड का भी आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाता। दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब लोगों को नहीं। पर ध्यान रखिएगा, समय सीमा जो दी गई है उसका ख्याल रखिएगा। 11:30 से 12:30 में सारे PDF आ जाने चाहिए, ठीक ना। और लिखने का प्रयास निरंतर कीजिएगा, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और समय के साथ और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब डायरी चल रही है, न्याय की प्रतीक्षा दूसरी किस्त आ गई है दैनिक जागरण का यही एक खूबी मुझे लगता है अच्छा, कि कुछ चीज़ें वो है ना टारगेट करके जब कर लेता है ना तो उस पर विशेष रिपोर्ट करता है। इससे पहले आप लोग को याद है सड़क पर किया था, सड़क सुरक्षा पर सारे विस्तृत आपको चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर किया था उसने। ऐसे ही अब न्याय पर हो रही है, तो किस्तें लेकर आया है। तो पहली किस्त कल बात मैं कर चुका हूँ। आज क्या बात हुई है कि न वकील चुस्त न गवाह, ऊपर से स्टे बढ़ा मुकदमा का बोझ। कहने का अर्थ है कि न्यायपालिका में बार बार आप देखते हैं ना, तारीख पर तारीख। एक मूवी कौन थी जिसमें अमिताभ बच्चन बोलते थे तारीख पर तारीख, अमिताभ बच्चन थे या कोई और थे मुझे याद नहीं है, पर नहीं सनी देओल बोले हैं, तारीख पर तारीख सनी देओल के द्वारा बोला गया, कोई मूवी था उनका। तो वो स्पष्ट करता है कि कल जो स्थितियां थी
आज भी वही स्थितियां है, बस अंतर यह हो गया है कि कल संख्या ज़्यादा थी, अब कम है। बस ध्यान यह रखिएगा, प्रकृति चेंज हुई, स्वरूप वही है। तो यहाँ बात की जा रही है कि कितने संख्या आपको मुकदमे पड़े हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, उसे आप लोग देख लीजिए। स्टे कहने का मतलब होता है कि रोक लगा देना, जो तत्कालिक रूप से कार्य चल रहा है उस पर रोक लगा देना। तो ध्यान रखिएगा, 1781 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर किया है कि अभी कुछ साक्ष्य के अभाव में इसको रोक लगाया, उस पर बाद में सुनवाई की जाएगी। उसके 92,112 मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, अर्थात लोअर कोर्ट से जब गया हाई कोर्ट में तो उसने स्टे लगा दिया। अब 94-55 मुकदमे सुनवाई जिला अदालत और अन्य अदालतों में स्टे ऑर्डर से रुकी है। सोच के देखिएगा। और लगभग 22,57,410 मुकदमे सुनवाई अन्य कारणों से स्टे लगे हुए। बहुत से कारण हो सकते हैं, अर्थात समय के साथ अगर किसी मुकदमे का सुनवाई ही न हो तो न्याय कैसे मिलेगा। अभी मैं एक आगे केस स्टडी आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं स्पष्ट करूंगा, और आप इसे है ना डाटा के साथ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर प्रश्न पूछेगा आपको, न्यायपालिका न्याय संगत नहीं दिखती है, स्पष्ट करे, या प्रतीत नहीं हो रही है, स्पष्ट करे, तो इन्हीं सभी आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाएगा आप लोगों के द्वारा कि क्यों नहीं न्याय संगत लग रहा है। जब इतने मामले स्टे के मामले में रुके हुए, जब सुनवाई ही नहीं होगी तो जो लोग संबद्ध लोग हैं उनको कैसे न्याय प्राप्त होगा। अब मैंने बताया था, दो व्यक्तियों का विवाद नहीं होता, पूरा परिवार का विवाद होता, पूरा सिस्टम का विवाद, उस पर लोग लगे रहते हैं, अर्थात एसेट राज्य का समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज़ और भी देखिएगा, यहाँ पर 25 लाख पंजीकृत वकील है हमारे देश में। तो एक इस हिसाब से एक वकील को कम से कम 17 केस तो होने चाहिए उनके हाथ में। लेकिन अदालत में जाकर देखने पर स्पष्ट होता है कि कुछ केस ऐसे हैं जो सफल वकीलों के हाथ में केंद्रित है। तो न्यायपालिका सिस्टम को, अर्थात जो प्रशासनिक स्तर पर न्यायपालिका कार्य कर रही है अपने सुधार के लिए, उसमें यह चीज़ भी सुधार करने की जरूरत है कि वकीलों का जो सुदृढ़ीकरण हो चुका है, केंद्रीकरण हो चुका है, अर्थात केंद्र बिंदु में कोई वकील आ गया है, उसके भ्रम को तोड़ते हुए अन्य वकीलों को भी अवसर दिया जाना चाहिए। क्लियर है? क्यों? रीजन इसके पीछे है कि मान लीजिए 10 टॉप 10 वकील हैं, ठीक ना, वो इतना बिजी रहते हैं कि उनको क्या होता है, उस पर कोई केस जाता है लेकर, तो केस तो ले लेते हैं, पर वो अपनी व्यस्तता के कारण हमेशा स्टे लेते रहते हैं, तारीख पर तारीख लेते रहते हैं। तो इससे हानि किसको होता है? उस अभियुक्त को होता है जो इस संबंधित मामले में है। उनको तो फी मिल रहा होगा, पर न्यायपालिका को ऐसा चाहिए कि एक लिमिट बना देना चाहिए कि कोई भी टॉप 100 का हो या टॉप 1000 वकील हो, उसकी लिस्ट बनाइए, जिसके पास मुकदमों की संख्या है ना, निश्चित कीजिए। क्यों निश्चित किया जाना चाहिए? कि अन्य को अवसर प्राप्त हो सके। आप इससे ज़्यादा एक साल में केस नहीं ले सकते। आप एक सिस्टम बना लीजिए, बार काउंसिल से, सारे इंडिया के बार काउंसिल से आप क्या करना है, वकीलों से राय लीजिए, कितना विकल्प दे सकते हैं कि हमको एक वकील को कितना होना चाहिए, और अपने अपने अनुसार वो अपना फीस तय कर लें। इससे लाभ यह होगा ना कि एक व्यक्ति वकील के हाथ में 17 मुकदमे होने ना, कम से कम 2-4 तो आएंगे ही ना। 2-4 भी अगर आ गया तो सिस्टम कुछ सुधार होगा, त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए कुछ तो कदम उठाया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। वकील की अनुपलब्धता भी न्याय को देरी करती है, तो हम इसको भी सुधार कर सकते हैं प्रशासनिक स्तर पर। तो थोड़ा ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर पूछे आपसे तो ये भी आप समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, यूपीएससी के जीएस पेपर 2, बीपीएससी में या जीएस पेपर आपको ऐसे में प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या स्टेट के पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे के तौर पर कि विकसित व्यक्ति परिवार जाति केंद्रित राजनीति विकसित भारत का स्थान नहीं है के संदर्भ में आपके विचार पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, या इसी को कोटेशन बनाकर पूछा जा सकता है कि विकसित भारत में ऐसे राजनीतिक दलों का कोई महत्व नहीं होगा जो संकुचित सोच के साथ काम करेंगे। व्यक्ति परिवार जाति या केंद्रित दलों के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। ऐसे संदर्भ में बातें हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखिएगा।
स्पाइडरमैन का प्रसिद्ध संवाद है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और मैं आपको लगातार इस संदर्भ में बातें करता हूँ कि जितना बड़ा पद है, दायित्व की संख्या उतनी है, दायित्व का बोझ उतना ही, उनके कंधों पर उतना ही दायित्व है। ये हमेशा शब्द यूज करता हूँ ना, तो समझिएगा संदर्भ वही है, बस स्वरूप अलग अलग होता है, सब प्रयोग अलग अलग होता है। यहाँ पर जितना बड़ा पद होगा, मान लीजिए हम नीचे से ऊपर की बात करें तो जो फोर्थ ग्रेड के कर्मी हैं, जितनी कार्य और शक्ति उन पर है, क्या वही शक्ति पीएम और राष्ट्रपति पर है? तो सोच के देखिएगा, दोनों की प्रकृति अलग है, और जैसे जैसे पद बढ़ता गया, उनके दायित्व बढ़ता गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, उनका कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार भी बढ़ता जाएगा, दायित्व भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत अभी मान लीजिए विश्व में इतना स्थान रखे, मान के चलिए, यह आकार जितना बड़ा होता जाएगा, और समझिए उतना ही दायित्व भारत का बढ़ता जाएगा अपने राष्ट्र के प्रति और विदेशी राष्ट्रों के प्रति भी। सामूहिक रूप से यह नेतृत्व संभालने का जब अवसर इसे मिलेगा, तो यही बातें की जाएगी कि हम वैश्विक कद जितना हम बड़ा करेंगे, हमें उतना ही जवाबदेही के साथ कार्य करने की जरूरत है। तो यह कहीं ना कहीं आपको शासन प्रशासन के प्रशासन के कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार की बात करता है, और उसके संदर्भ में आपको संबंधित लक्ष्य के संदर्भ में बात करता है कि अंतिम रूप से भारत क्या चाहता है या प्रशासन क्या चाहता है। अपना सर्वांगीण विकास चाहता है, सर्वांगीण पहुंच चाहता है किसी क्षेत्र विशेष के लिए, तो उसके साथ उसका कद भी बढ़ेगा तो दायित्व भी बढ़ेगा। तो क्या होगा कि जैसे रूस यूक्रेन के मामले में उसे स्पष्ट राय देनी होगी, या यूएन में जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में बातें स्पष्ट तौर पर करनी पड़ेगी। जब मान लीजिए कोई आपदा है, तो भारत की भूमिका किस रूप से होगी, इसको स्पष्ट तौर पर दिखाना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर, इन सभी मुद्दों पर भारत ने स्पष्ट राय रखा है, ध्यान रखिएगा। तो इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिए। बाकी कहानियां वही है जो बातें पहले की जाती है, ठीक है ना। बाकी जो किए गए लिखा हुआ है आप तो वो देखिएगा। तो यहाँ पर एक देखिए कोटेशन दिया हुआ, इस कोटेशन को याद रखिएगा कि भारत सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने आएंगे तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और वैश्विक शांति जैसे सार्वभौमिक मूल्यों की पूरी दुनिया कायम हो सके। और आपको कितनी दफा मैं इन सभी शब्दों के बारे में चर्चा किया हूँ, मुझे भी याद नहीं, तो आप लोग को याद रखना चाहिए ना कि सार्वभौमिक मूल्य क्या होता है, वैश्विक शांति स्थापित के लिए मानवीय गरिमा, ये सब टॉपिक जो है वो कैसे अक्षुण्ण बना सकता है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, कैसे हमको स्पेशल स्टेटस दिलवा सकता है विश्व में। इन सभी मुद्दों पर मैं पहले भी चर्चा किया हूँ, ऐसा नहीं कि पहली दफा कर रहा हूँ। तो उन सभी का सारगर्भित आपको विचार यहाँ रखने होंगे। अब ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त हर भारतीय की मानवाधिकारों तक पहुँच और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता हो। अब देखिए मैं कितनी दफा आप लोगों को बोला हूँ, मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य की बात होनी चाहिए। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, ऐसे ही बातें आपको सभी जगह सही लगेगी, लाइन बाय लाइन टच होगा, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के आधार पर मैं आपसे बातें करता हूँ। जो विश्व की मांग है, जो भारतीय डिमांड है, उसी पर बात करता हूँ। कितनी दफा आपसे मैं आप लोगों को कर्तव्य की बात किया हूँ, आप लोगों को पता है कि नहीं है। मौलिक अधिकार से अधिक आप मौलिक कर्तव्य की बात करें, तो अगर याद है तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन कीजिए कमेंट में कि हाँ सर आप बात करते हैं, ताकि और लोगों को यह महसूस हो और लोगों को पता चले कि दैनिक जागरण जो एनालिसिस कराया जा रहा है वो उसकी दिशा सही है। जब दिशा सही है तो आपकी दशा सही हो जाएगी। दशा समझ रहे हैं ना, वर्तमान स्थिति में जो आप हैं कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, एक पहचान के लिए, तो वो जल्द से जल्द प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, शब्द चयन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख सकते हैं। क्लियर। चलिए हम आगे बात करेंगे। अब देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर यह आप इसे दो रूप में देख सकते हैं। भारतीय नेतृत्व की भूमिका बढ़ रही है, या मोदी का व्यक्तित्व, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी का व्यक्तित्व क्या इतना उच्च स्थान पर पहुंच चुका है कि अमेरिका जो विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र
और नीति निर्माण करता है विश्व का, उसके संसद में भारत को पुनः बुलाया गया है, जिसे यह लाभ कुछ नेताओं को प्राप्त हुआ है, कुछ गिने चुने नेताओं को प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर चर्चा मैं करूंगा, बात करूंगा। उससे पहले कुछ पीटी फैक्ट देख लीजिएगा। अब 22 जून 2023 को अमेरिकी कांग्रेस में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को संबोधित करेंगे, और सारे जो मेरे लिसनर हैं उनको आज सख्त आपको ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, इस भाषण को आप लोग जरूर सुनिएगा। मैं अभी ही भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इससे ना भारत की लोकतंत्र की छवि को स्पष्ट किया जाएगा, ठीक ना, लोकतंत्र के बारे में चर्चा किया जाएगा। दूसरा, यूएन में भारत की भूमिका, बढ़ती हुई भूमिका में स्पष्ट भागीदारी की बात की जाएगी। तीसरा, आपदा जैसी स्थिति में भारत और विश्व और अमेरिका के संबंध को थोड़ा रेखांकित किया जाएगा। चौथा, आपको रूस और यूक्रेन के मामले में जो बातें उभर कर सामने आई है, जहां पर संवाद का कॉन्सेप्ट, मैं लगातार जो बोल रहा हूं, संवाद के कॉन्सेप्ट को रेखांकित किया जाएगा, ठीक। पांचवा बिंदु रखिएगा, जो आतंकवाद के मुद्दे हैं ना, आतंकवाद के मुद्दे हैं, उस पर अंतिम निर्णय लेने की बात की जाएगी कि कब तक हम आतंकवाद के मुद्दे पर इसी तरीके से बातें करेंगे। छठा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए हमारी सहभागी प्रवृत्ति के बारे में बात की जाएगी। अब ये 6-7 मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा मेरी नज़र से उस कांग्रेस में रखे जाने की संभावना है। रीजन उसके पीछे है कि वैश्विक नेतृत्व, वैश्विक विश्व और भारत के बीच जो गठजोड़ बन रहा है ना, उसके बीच के सारे इसी ओर करते हैं। जो भी चीज़ें स्पष्ट की जा रही है, भूमिका क्या, राष्ट्र की चिंताएं हैं, विश्व की क्या चिंताएं हैं, इन्हीं 6-7 और भी हो सकता है, पर इतना भी मैं डीपली ज्ञाता नहीं, विशेषज्ञ नहीं हूँ कि सारे प्रधानमंत्री के बातों को वहाँ रख दो। नहीं तो मुझे कल है ना एनआई पकड़ के ना इतना कूटेगी ना, इतना पीटेगी कि तुम कहाँ से लीक किए हो, बताओ, प्रधानमंत्री के भाषण को, समझ गए ना। इसी के लिए थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। कुछ चीज़ें आप लोग को समय से पहले पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि आप जब वर्ल्ड ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं तो चीज़ें समझ में आती है कि किसी राष्ट्र का अगला स्टेप क्या होगा, बातें वो क्या रख सकता है, तो यही सब बातें रखेगा। पर ध्यान रखिएगा, इसमें यह इम्पोर्टेंट और भी हो जाता है कि यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि भारत दूसरी बार जाके कांग्रेस, क्या किसी देश के कांग्रेस में हम किसी संसद में जाके भाषण देंगे तो हमारी प्रतिबद्ध, हमारे विश्व में नेतृत्व भूमिका स्पष्ट हो पाएगी कि हम सशक्त हो गए क्या? अन्य कारकों से यह इसलिए हो पाएगा ना कि अमेरिका वर्तमान में भी, आप लोगों को समझने की जरूरत होगा, वर्तमान में भी लोकतंत्र का प्रणेता है ना, प्रणेता है। भारत को अभी साइड में रखिएगा, प्रणेता है। बताइए, भारत और फ्रांस, अमेरिका के बाद विश्व में कौन ऐसा देश है जो लोकतंत्र की इस प्रकार से वकालत करता है, जो स्पष्ट तौर पर लोगों का अधिकार है? कोई राष्ट्र है? देखिए, ऐसा नहीं कि फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस है आपको, और यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये सब लोकतंत्र की बात करता है, ऐसा नहीं, वो लोग नहीं करते हैं। पर जो स्वरूप के साथ भारत और अमेरिका करता है, कोई अन्य राष्ट्र करता है? नहीं करता है। तो वर्तमान ट्रेंड कुछ भी हो जाए, आप लोकतंत्र की बात करें, समाजवाद की बात करें, वास्तविक रूप में जल कल्याण आपको लोकतांत्रिक संदर्भ में प्राप्त होने वाली है, समाजवादी स्वरूप से ही प्राप्त होने वाली है। पर वर्तमान समाजवाद कहीं संकुचित होता दिख रहा है, रसिया में, चीन में। इसलिए वर्तमान तात्कालिक रूप से लोकतंत्र का जो वास्तविक संरक्षक है वो आपको लोकतंत्र के देश ही हैं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप कि भारत जब इस कांग्रेस में बातें करेगा ना, लोकतंत्र के संबंधित मानकों के बारे में बात करेगा, तो विश्व के सभी उन राष्ट्रों का नज़र इस पर होगा कि एक लोकतांत्रिक देश दूसरे लोकतांत्रिक देश को क्या बोलना चाह रहा है, और दोनों अंत में उस पर क्या डिसीजन ले रहे हैं, जिससे हम
लोकतंत्र के संदर्भ को अन्य राष्ट्रों के साथ जोड़ के देख सकेंगे। क्लियर हो गया क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वैश्विक शांति संपन्नता के प्रति हमारे साझा मूल्यों को प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए जो बातें की जा रही है अमेरिका की तरफ से, वही स्पष्ट कर रहा है जो बातें मैं आपको बोला। इससे पहले कुछ डाटा फैक्ट है, उसे आप लोग याद कर लीजिए। क्या याद कीजिएगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जो जेलेंस्की हैं, वो 2 बार आपको कांग्रेस के आपको नेतृत्व कर सके। हालांकि एक बार वर्चुअली किए हैं, तो एक सह शरीर वहां पहुंचे थे जिसके आधार पर उनके द्वारा किया गया संबोधन। तो जेलेंस्की का संबोधन अवसरों के आधार पर था ना, कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो ये एक समर्थन प्राप्त करने के लिए गए थे। ये नहीं करने गए थे कि उन्हें समान तौर से उनको आमंत्रित किया गया था, माने समान स्थिति में। जैसे समान स्थिति इंडिया के साथ है, भारत के रिश्ते हैं, कोई ऐसा घटना नहीं जहां भारत को सपोर्ट चाहिए विश्व से, तो इसलिए भारत के साथ संदर्भ अलग हो जाता है। दूसरा कि इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतान्याहू और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल 3 बार अमेरिका के कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं। और इजराइल अमेरिका का संबंध आप लोग जानते ही हैं कितना घनिष्ठ रूप से कार्य करता है, और ब्रिटेन के संबंध आपको जानते ही हैं, अमेरिका जैसा बोलेगा ब्रिटेन वैसा करेगा। तो चर्चिल के द्वारा भी 3 बार आपको अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया जा चुका है। अब याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इजराइल के पूर्व पीएम जो थे याजिक राबिन को 2 बार अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशनों का सम्मेलन कर चुके हैं, सभा का संबोधन किए। ध्यान रखिएगा, अब इसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम आ गया है। तो टॉप जो आप देख रहे हैं लीडर, उनके सूची में इनका नाम आ जाना भारतीय दृष्टि से गर्व की बात भी होगी, और भारत के प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करता है कि हम ऐसे अवसरों पर आ चुके हैं जो विश्व की जो टॉप 10 लीडर होते उसी सूची में भारत का स्थान है। हालांकि अगर व्यक्तिगत तौर पर भारत रैंकिंग जो देता है विश्व नेताओं में, प्रधानमंत्री प्रथम स्थान पर है, पर इस संदर्भ से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अमेरिका अपने नीतियों में है ना उसे टॉप 10 की सूची में लाने का प्रयास कर रहा है। कोई संस्था द्वारा रिव्यू करवा के किसी व्यक्ति को टॉप में ले जाना वो अलग बात है, ठीक ना। 10,000 लोगों द्वारा किया गया सर्वे, उसमें से अधिकतम जिसने जिस व्यक्ति को पसंद किया वो अलग बात है। पर सरकार अपनी नीतियों में किसी व्यक्ति विशेष को स्थान देने लगे तो सोचिए कि उसके आदर्श है ना बेहतर हो रहे हैं, उसके आभा मंडल बेहतर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे भारतीय संदर्भ हित जो होंगे ना और प्रमुखता से रखे जाएंगे। अब आने वाले मान लीजिए 15-20 साल तक यही स्थिति रही, जहाँ पर अमेरिका भारतीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को प्राप्त करने के लिए सहयोगी रूप में भूमिका अदा करेगा। तो जो भी मुद्दे तत्कालिक रूप से हैं जो आपको नजर आ रहा है, जैसे यूएन में भारत की सदस्यता हो, आतंकवाद के मुद्दा हो, भारतीय संदर्भ से जो चीन का आपको बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर से लगा हुआ जो आतंकवाद का मुद्दा है वो, और भी थर्ड नेशन जो है उसकी नेतृत्व की भूमिका की बात की जा रही हो, या सेंट्रल एशिया या हिंद प्रशांत महासागर में एक धुरी के रूप में भारत की भूमिका को स्पष्ट करने की बात हो, सभी जगह अमेरिकी हित आपको देखने को मिले, अमेरिकी सहयोग देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह के द्वारा अमेरिकी कांग्रेस का संबोधन किया जा चुका है। तो पीटी फैक्ट सारे दिए हुए, आप इसे कवर करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे सीधे नीचे आ जाएंगे एडिटोरियल पर। एडिटोरियल से पहले यूसीसी को लेकर काम करने के विचार कर रही विधि आयोग। तो विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, जस्टिस जो ऋतुराज अवस्थी है, उनसे भेंट करिए, जो उत्तराखंड में जो यूसीसी लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कमेटी गठित की, उसके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भेंट की गई है। आपको ध्यान रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई। तो विधि आयोग में भी आपको यूसीसी के संदर्भ में आपको विषय दिए गए हैं जिस पर जल्द से जल्द कार्य गतिविधि होने की संभावना है। पर अभी फिलहाल ठंडा अवस्था में केंद्र के स्तर पर ध्यान रखिएगा, पर उसके शॉर्ट लिस्ट में ये शामिल है, ठीक है ना। पर केंद्र जितना जल्दी इसको देगा कार्य करने के लिए ऑर्डर, उतना बेहतर तरीके से वो करेगा। पर यहाँ पर रंजना देसाई के कार्य देखने को होंगे कि जो
उन्होंने फीडबैक लिया है जनता से, तो जनता जो फीडबैक लिया है, मुस्लिम वर्गों से फीडबैक लिया है, बहुत से राजनीतिक पार्टियों से फीडबैक लिया है, तो क्या उसका रिपोर्ट सबमिट होता है, फाइनल सबमिट क्या आता है, उसके बाद विचार हम लोग करेंगे, देखेंगे क्या आया है। और उनके द्वारा एक इशारा जरूर कर दिया गया क्या कि अल्पसंख्यक समुदाय को इस कानून से लेकर नाराजगी का प्रश्न। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस वर्ग से भी कई लोगों ने कानून का समर्थन किया है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि यह जब कानून आएगा जो यूसीसी की बात करता है, उसमें इस वर्ग की क्या समर्थन के रूप देखने को मिलेगा या विरोध का। क्योंकि देखिए, आप एक चीज आ जानिए कि कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट अस्थाई होता है, अस्थाई प्रकृति का होता है। अगर एक बार आ गया तो उसका अपडेशन होगा, अपग्रेड होगा, वो समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समाप्त नहीं होगा, वो अपग्रेड के मोड में होगा, अपग्रेड मोड में आएगा। आप फिजिक्स में ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, सोशल साइंस में ले लीजिए, पॉलिटिकल व्यू ले लीजिए, किसी में कॉन्सेप्ट की बात की जाए, अपग्रेड होगा पर वो कॉन्सेप्ट समाप्त नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो रचना देसाई के द्वारा जो दिया जाएगा कॉन्सेप्ट यूसीसी को लागू करने के लिए, वो मूल होगा। और यह बहुत ही जरूरी हो जाएगा, बहुत ही निर्णायक रूप देखने को मिलेगा कि भारत में अन्य राज्यों में यूसीसी लागू करने के लिए क्या है, रोल मॉडल बन सकता है या नहीं। तो सभी की निगाहें इन पर टिकी हुई है कि रिपोर्ट क्या आता है, ठीक है ना। तो वेट कीजिएगा, हम भी वेट कर रहे हैं, तो चीज़ें हम लोग देखेंगे। और जहाँ तक मुझे मेरा सेंस ऑफ व्यू कर रहा है कि यूसीसी के बारे में यह रिकमेंडेशन जरूर करेंगे। रीज़न उसके पीछे है भारत की बढ़ती आबादी सबसे बड़ी समस्या है। अब मैंने क्या बोला था कुछ दिन पहले ही कि राष्ट्र के तौर पर हमें जीवित होने की जरूरत है। राष्ट्र के तौर पर आप किसी भी धर्म पंथ विशेष से क्यों नहीं संबंध रखते हो, अगर भारतीय हित इम्पोर्टेंट है तो आपका धर्म और विशेष सेकेंडरी रूप में होना चाहिए। रीजन उसके पीछे, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म को मानिए, कोई नहीं रोक रहा है, पर राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य और दायित्व और भी बढ़ता जाएगा जैसे भारत विकसित होता चला जाएगा। तो आने वाले समय में यह बहुत निश्चित तौर पर यह स्पष्ट होने वाला विधि आयोग की रिपोर्ट कि अब अल्पसंख्यक समुदाय क्या डिसीजन ले पाते हैं, वो राष्ट्र निर्माण की ओर साथ चलेंगे या धार्मिक आधारों पर अपना जो आचरण पद्धति है उनको ही लागू करेंगे। क्योंकि देखिए, जब भारत के संपूर्ण संसाधन समाप्त होंगे ना, उसके मूल कारणों में जनसंख्या होगा, जनसंख्या मूल कारणों में होगा। तो जनसंख्या मूल कारणों में होगा कि मान लीजिए आपके पास संसाधन 100 अभी है और जनसंख्या भी 141 करोड़ बढ़ गया है, तो ये 100 संख्या मान लीजिए जब समाप्त हो जाएगा तो हम संसाधनों की पूर्ति कहाँ से करेंगे, और जनसंख्या कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूसीसी जो धार्मिक आधार पर जो एक चयन की बात करेगा वहां पर यह भी कंट्रोल करने की बात होगी। तो एक कानून बहुत जरूरी हो जाता है, सिविल संहिता जरूर लागू की जानी चाहिए मेरे नज़र से, और चीज़ें देखा जाएगा समय के साथ क्या होता है। साथ ही जनसंख्या जब यूसीसी लागू हो जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा इसका अगला स्टेप होगा जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो नीतिगत फैसले उस पर लेने की कार्य होगा। क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि पहले देश को एक रूपता में बांधो, एक रूपता स्वरूप लाने का प्रयास करो, ताकि राष्ट्र के तौर पर भारत विकसित हो सके। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान में उभर कर आ रही है, जनसंख्या, बढ़ता हुआ जनसंख्या, उस पर भी कार्य करने की जरूरत है। हम उसे कैसे और भी बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं, सभी मुद्दे देखिए यूसीसी पर बहुत नज़र टिकी हुई है सभी, इसके अलग अलग आयाम है, उसको देखने की जरूरत होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विकृत विमर्श को ध्वस्त करता सेंगोल। देखिए आज सभी व्यक्ति विशेष को यह समझने की जरूरत है कि क्यों सेंगोल हमारे शासन प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इस संदर्भ में कि जो सेंगोल है, सेंगोल जो है वो हमारा धर्म परनेयता का स्रोत, अर्थात धर्म
स्थापित जो धर्म अर्थात धर्म न्याय की बात हो रही है, धर्म नहीं समझ लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मत समझिएगा, हिंदू धर्म पर न्यायता अर्थात जो न्याय की बात करती है ना, उसकी स्थापना की प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या विचार जो इसकी स्थापना संसद निर्माण के जब उद्घाटन हो रहा था उस दौरान, इसकी स्थापना के दौरान कुछ लोगों के जो विचार जो दिया गया है, क्या वो अनायास निकल कर आया है कि इसके पीछे के अदृश्य शक्तियों का प्रयोग हाथ है? इसे समझना बहुत जरूरी है और प्रत्येक भारतीय को यह समझने की जरूरत है कि न्याय और लोकतंत्र एक दूसरे के चेहरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप लोकतंत्र की बात करिएगा तो आपको न्याय की बात करनी होगी, धर्म प्रणेयता की बात करनी होगी, अर्थात आचरण में आपका न्याय होना चाहिए, व्यवहार में आपके आचरण व्यवहार में न्याय होनी चाहिए, ये बात की जाती है। अब ऐसे नहीं कि एथिक्स किताब में लिखी हुई यूपीएससी के पेपर 4 में एथिक्स पढ़ना है। अब सारा यूपीएससी का बच्चा एथिक्स पढ़ के जाता है, पर आपको कल ही घटना में देखने को मिला, एक जगह आपको छापे में इतना करोड़ रुपया मिलता है, एक जगह छापे में इतना करोड़ रुपया मिलता है। तो एथिक्स और मोरालिटी की बात किताबों तक ही सीमित है या उसको आम जीवन में उतारने की बात भी की जाएगी? तो क्या यह अनायास रूप से हुआ है या इसके कई और कारक है? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मध्यकालीन सामंत व्यवस्था में वामपंथी जो विचारधारा जो दिया गया है, सबसे पहले ये जानिए कि वामपंथी विचारधारा है क्या, या कोई विचारधारा क्यों पनपता है। सबसे पहले इस चीज को जानिएगा, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। मान लीजिए ए विचारधारा है, बी विचारधारा है, सी विचारधारा, डी विचारधारा है। 4 विचारधाराएं आपको अभी तत्कालीन रूप से किसी देश में लागू है। अब कोई भी हो सकता है, इसमें ए बी सी डी में कोई विचारधारा आपके अनुसार फिट कर लीजिए। अब चारों के लोग मानने वाले होंगे, कुछ संख्या किसी में अधिक, किसी में कम, किसी में और भी उससे अधिक होगा, पर संख्या कुछ संख्या तो होगा ना। अब मान लीजिए इसमें से किसी विचारधारा के साथ या तो आपसी संबंध के साथ या तो फूट के साथ एक अलग विचारधारा निकलता है। मान लीजिए ई नाम का कोई विचारधारा निकलता है, तो क्या आपको लगता है इसके समर्थन में होगा या विरोध में होगा? जो भी तत्कालीन से 4 विचारधारा आप किसी देश में देख रहे हैं, तो या तो उसके विरोध में पूरा होगा, ठीक ना। जैसे आप देख सकते हैं ब्रह्म समाज से निकला केशव चंद्र सेन के द्वारा एक और भी समाज का भी निर्माण किया गया था। तो बातें तो वही की जा रही थी, पर स्वरूप चेंज था। तो ऐसे यहाँ होता है कि वामपंथ का विचारधारा भारत में क्या हुआ है, किस रूप में आया, इसे समझने का प्रयास किया। जो लोकतांत्रिक मान्यताओं में राज्य की भूमिका है ना स्थापित करने के लिए, उसका विरोध प्रदर्शन वो विरोध करते। और वामपंथ क्या कहता है कि वामपंथ यह कहता है कि हम शक्तियों के साथ, हथियारों के साथ क्या करेंगे, विचारों के साथ क्रांति लाएंगे। यह त्वरित क्रांति की बात करता है। अब पता नहीं इनको कौन त्वरित क्रांति चाहिए भाई, इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो एक दौर फेज चला हमारे देश में एक फेज चला, समय कालखंड चला, इन वामपंथी विचारकों का बोलबाला था, हर चीज में बोलबाला इनका रहा था। और यह तीव्र विचारधारा है तो क्या होता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि चटपटा मसालेदार सभी को पसंद आता है ना। आपको सूप दे दिया जाए, माड़ भात खाने दे दिया जाए, जो सबसे आपको बेहतर आपके स्वास्थ्य के लिए हो, पर आप उसको नहीं खाइएगा। चटकदार आप लोग मोमो खाइएगा, पास्ता खाइएगा, पिज्ज़ा खाइएगा, बर्गर खाइएगा, तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा नुकसान देता है। सिंपल सा संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मसालेदार होगा, चटकदार होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो वामपंथ का विचारधारा, उसमें जो तत्कालीन विचारधारा था उसमें थोड़ा सा उग्र विचारधारा लेकर आता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह यह सिस्टम को समाप्त करने की बात करता है, इस सिस्टम की बात करता है, पर क्या बोलता है, हम क्रांति करके लाएंगे, हम वैचारिक क्रांति करेंगे, हम और भी क्रांति करेंगे। तो हर जगह ये तीव्र विचारधारा लाता तो लोगों को पसंद आया। तो इसने क्या किया कि अब हमको अस्थायी रूप से बनाना है जगह। तो देखते होंगे व्यवस्था सामंतवादी मध्यकालीन जो व्यवस्था था, तो सपा ब्रह्मवादी आधिपत्य का प्रतीक बताया। ये क्यों बता रहा है, रीजन इसके पीछे समझिएगा। तो क्या यह व्यवस्था हमारे हिंदू आधिपत्य ब्रह्मचर्य जो ब्राह्मणवादी जो आधिपत्य का है, उसके स्वरूप समझ पा रहे हैं कि यह क्या है स्वरूप?
सनातन धर्म में ब्राह्मणवाद क्या है, इसे लोग समझ पा रहे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और बौखलाहट का मुख्य दो कारण और भी हो सकता है और भी है, और कहीं ना कहीं यह दिखता भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विरोधी दलों की घृणा। अब डायरेक्ट लोग वार कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति को, संपूर्ण पार्टियों के व्यक्ति लोग जुड़े हुए हैं। जो कभी पार्टी ये बोलती थी भ्रष्टाचार के लोग संदर्भित जो लोग हैं उससे मैं कभी नहीं मिलूंगा, पर राजनीतिक कारणों में आज वो मंच साझा कर रहे हैं। अपने वैचारिक जिस उद्देश्य से वो आए थे, वो विचारों को दरकिनार करते हुए, पिंडदान करते हुए क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इसलिए कि एक पार्टी विशेष का व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो गया है कि उसको एन केन पराक्रम हराना। हालांकि उनका एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, उनका वैचारिक मुद्दा हो सकता है, पर इसे समझने का प्रयास कीजिए। बौखलाहट, अब कुछ भी कर दे नरेंद्र मोदी देश में तो वो विरोधी दलों के लिए बन जाता है आंख में मिर्ची वाला काम। दूसरी ओर सत्ता हस्तांतरण हेतु संगेल को महत्वपूर्ण भूमिका उनको पता ही नहीं कि सेंगोल क्या है, किस रूप से इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका गौरवशाली इतिहास क्या है। जब हम चोला साम्राज्य के बारे में आज तक जानकारी विशेष तौर पर नहीं दे पाए हैं, तो हम कैसे संगोल के बारे के विचार को हम समझ पाएंगे, संगोल था क्या। आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी बुक में आपको चोला के बारे में कितनी जानकारी दी जाती है, मुश्किल से कितने पेज जानकारी जाती है, क्या उतना ही दक्षिण भारत का इतिहास स्वर्णिम इतिहास है, 4 पेज 5 पेज 10 पेज का ही। इस पर पूरी बुक एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, जैसे मुगल काल में आपको देखने को मिलता है। हालांकि देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका योगदान नहीं है, मुगल जो काल के लोग थे, मैं ये बोल रहा जितना इनको अवसर दिया गया तो इनको भी अवसर उतना ही मिलना चाहिए ना, सोच के देखिएगा। और यह केवल मुगल साम्राज्य केवल भारतीय भूमि पर राज किया था, यह चोला साम्राज्य या दक्षिण भारत का साम्राज्य इंडोनेशियन तक गया था, अन्य विदेशी भूमियों पर भी राज किया था, तो इससे ज्यादा इसको महत्ता मिलनी चाहिए, पर नहीं मिली। रीजन उसके पीछे क्या, तो वामपंथी विचारधाराओं ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसमें हमारे जो गौरवशाली इतिहास उसको कमजोर करो और चीजों को स्पष्ट करो। इसमें अंग्रेजों का सपोर्ट बेहतर था, जिसमें ब्रिटानी भारत के दौरान देखिएगा एक ब्रिटिश था जिसमें आपको विभाजनकारी नैरेटिव स्थापित किए थे। इसी में फर्जी आर्य आक्रमण सिद्धांत विकसित किए गए कि इसमें फर्जी आक्रमण आर्य सिद्धांत थे, तो जिसमें दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। हिंदू समाज कमजोर करने को ब्राह्मणों बनाम गैर ब्राह्मणों की दूषित नैरेटिव भी शामिल की गई थी। और इसकी पुष्टि कौन कर रहा है, कोई भारतीय नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर भारतीय करता तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता, नहीं भाई तुम अपनी मंशा से कर रहे होगे ना। मान लीजिए मैं करूं आप करिए, तो इसके नैरेटिव हो सकता है हमारा हित हो सकता है। आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, यह किनके द्वारा किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं। हाँ, कि जेसुइट मिशनरी फ्रांसीसी जेवियर ने 16वीं शताब्दी में भारत आगमन पर भी मिलता है। तब ब्राह्मण ही हिंदू समाज का चर्च प्रेरित मंत्रांतरण अभियान में सबसे बड़ा बाधक था कि मंत्रांतरण नहीं हो सकता है, जैसे ईसाई के द्वारा किया जाता था पहले, आज भी किया जाता है, मुफ्त बांटा जाता है इनको कि अधिक से लोग इसे माने ईसाई धर्म को। तो इसका प्रमाण जेवियर द्वारा 31 दिसंबर 1543 को रोम के शासक को लिखे एक पत्र से मिलता है, जिसमें उसने लिखा कि यदि ब्राह्मण विरोध नहीं करते तो हम यहाँ सभी हिंदुओं को ईसा मसीह के शरण में ला सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी मंशा इनके पीछे थी, इनके विचारों में, कि सभी हिंदुओं को क्या कर सकते हैं, हम किसी में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बीच में बाधा कौन है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है। साथ ही साथ इसकी और भी बात की जाए तो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बातें यहाँ पर विचार, अब भीमराव अम्बेडकर जी की बातें की जाए तो अम्बेडकरवादी जितने हैं उनको मिर्ची लग जाएगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिएगा, यहाँ सोचने का समझने का बात कीजिएगा। छुआछूत के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। फिर भी इनका सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देने के लिए आरोप ब्राह्मणों पर ही लगाया गया है। ब्राह्मण विरोधी प्रपंच लक्ष्य हिंदू समाज में मेरुदंड को ध्वस्त करना। अब क्यों है ब्राह्मण हिंदू धर्म में मेरुदंड, इसको मैं आगे स्पष्ट करूंगा, इसका युक्ति आप लोगों को चीजें समझाने का प्रयास करूंगा।
यहाँ तक हो गया। जिन लोगों के कंधों पर राष्ट्र पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी थी, अर्थात आज़ादी के बाद जिन व्यक्तियों पर क्या था कि राष्ट्र का उनके कंधों पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण, अर्थात हमारा स्वर्णिम इतिहास, मान लीजिए कुछ कालखंड में, अरब काल में, ठीक ना, भारतीय नीतियों को प्रभावित किया गया, धार्मिक नीतियों को प्रभावित किया गया, हमारे सांस्कृतिक नीतियों को प्रभावित किया, बचा खुचा जो स्थिति था अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। तो जब हम 1947 बाद सत्ता हस्तांतरण किए तो 47 का जो जिन कंधों पर यह दायित्व आया था उनको तो यह कर्तव्य होना चाहिए था ना, हम अरब आक्रमण से पूर्व की स्थिति को स्थापित करें, जो हमारा मूल प्रकृति है, हमारा सांस्कृतिक प्रकृति, हमारा धार्मिक प्रकृति है, इसी को स्थापित करना चाहिए था। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके द्वारा क्या हुआ तो देखिए, एक बड़ा वर्ग दुर्भाग्य से उसी औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति का उत्पाद था, जो ब्रिटिश कालीन में बोला था ना, हम शरीर नहीं, अंग्रेजों के द्वारा क्या बोला गया था, हम आत्मा से भारतीयों को अंग्रेज बना देंगे पर शरीर से वो भारतीय होंगे। तो आत्मा जो सोचेगा वही शरीर करेगा ना। तो यहाँ पर देखिए, औपनिवेशिक शिक्षा जो उत्पाद जो लोग थे उसने क्या किया कि तत्कालीन सरकारों के अनुकंपा से महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त वामपंथियों ने विषैले नैरेटिव सेकुलरवाद के नाम पर क्या किया, अधिक और मजबूत बना दिया सेकुलरवाद को। अब मैंने किसी दिन, याद है आप लोगों को, पुराने जो स्टूडेंट मुझे रेगुलर सुनते, मैंने क्या बोला था, इस शब्द ने भारत का जितना बेड़ा गर्द किया है उतना किसी ने नहीं किया है। क्यों अल्पसंख्यक को यह महसूस होना चाहिए कि आप देश में आप अल्पसंख्यक हो, कमजोर हो, अल्पसंख्यक क्यों आपको कहलाना है? मैं ये उस दिन प्रश्न किया था आप लोगों से और आज भी करता हूँ। कोई अल्पसंख्यक है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपको क्यों अल्पसंख्यक का दर्जा चाहिए? सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए। आपको अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट समझा दिया गया, दिमाग में डाल दिया गया है कि अल्पसंख्यक रहोगे तो स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य कभी भी है ना स्पेशल प्रिविलेज इस आधार पर नहीं देगी, इस तरीके से नहीं देगी कि किसी दूसरे को है ना समस्या उत्पन्न हो जाए। आपको आपके आर्थिक स्वरूप से देगी, शैक्षणिक स्थिति से देगी। तो अल्पसंख्यक होकर अपना बेड़ा गर्द करोगे। सेकुलरिज्म वाद ने जितना भारत का बेड़ा गर्द किया वो किसी ने नहीं किया है। इसने हमेशा लड़ाया है, दो वर्गों को, तीन वर्गों को हमेशा लड़ाया है, खासकर मुस्लिम और हिंदू को विशेष तौर पर इसने प्रभावित किया है, उनके नीति को। अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि एक मुस्लिम एक हिंदू एक साथ एक जगह खड़ा रहे तो भाई देश विरोधी विचारधारा को पनपाने वाला स्थिति बता दिया जाए। यह इन्हीं नेरेटिव विचारधाराओं का ही पनपा हुआ है। आपको याद है, सभी की चर्चा हुई है, सेंगोल में स्थापना में हिंदू विचारधारा के विरोध की विचारधारा की बात की गई है। पर याद आप लोग कितने लोगों को आज पता है कि जब संसद की भवन निर्माण हो रहा, उद्घाटन हो रहा था, उसमें मुस्लिम वर्गों के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने आपको क्या बोला, कुरान की आयतें पढ़ी हैं। इसका कितने लोगों ने प्रचार सुना है, कितने लोगों ने इसका नैरेटिव को ये जाना है कि नहीं कुरान के भी कुछ आपको वहां पर पढ़ा गया, जैसे हिंदू के पढ़े गए आपको कुरान के भी पढ़े गए हैं। तो इस विचारधारा को कौन बताएगा कि नहीं भाई भारत में मुस्लिमों का भी स्थान है। जब संसद मंदिर बन रहा है, लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है, उसमें मुसलमानों को भी स्थान दिया गया, उनको आके अवसर दिया गया, आप अपने विचार को वहां रखिए, अपने धर्म प्रस्थान जो भी आपका उसके संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बातें रखें। तो ये कितने लोगों के द्वारा इसको प्रचारित किया गया, बहुत नगण्य लोगों को ये पता होगा। इस चीज को समझने का प्रयास, जब ये चीजें आपके सामने आ जाए और आपको स्पष्ट स्मरण नहीं मिले तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। एक तरफ संगोल के विचार आपको गलत लग रहे हैं, तो जब मुस्लिमों के विचारों को भी जब कुरान की आयतों को पढ़ा गया तो वो भी गलत होना चाहिए ना। तो यह सही है और यह गलत कैसे हो सकता है, ये सोच के देखिएगा। इसका मतलब कि आप यह कभी नहीं चाहते कि भारत में एक समान विचारधारा डेवलप हो, यानी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसका अर्थ यही ना हुआ। तो जब ये गलत है तो कुरान की आयतें भी गलत हो गई ना। अब जब कुरान की आयतें सही हैं तो संगेल का विचारधारा भी सही होना चाहिए। तो इसको सही लोग मानते हैं, इसको गलत मानते हैं। इसका अर्थ यही होगा ना, समझा जाएगा लोगों के द्वारा, जो समान बुद्धिजीवी वर्ग है जो यही समझेगा कि नहीं यहाँ पर कुछ दाल में काला है। अब समझिएगा
कि हिंदू समाज अपने मूल सर्वस्पर्शी समर्पण अधिष्ठान को भूलकर अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं का शिकार हुआ। इसके परिमार्जन हेतु समाज के भीतर कई आंदोलन चलाए गए। मान लीजिए हमारे यहाँ अस्पृश्यता लागू हुई, ठीक ना, तो कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों के द्वारा चलाया गया। हमारे हिंदू समाज के वर्ग के लोग ही ने इस अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए चलाए। पहले आप राजा राम मोहन राय की बात कर ले, केशवानंद भारती की बात कर ले, दयानंद सरस्वती की बात कर ले, विवेकानंद की बात कर ले, रामकृष्ण परमहंस की बात कर ले, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस संदर्भ में बातें किए। अंत में आगे गांधी जी के द्वारा शुरू की गई। तो समझिए हमारे लोग ही ने किए थे इसको। इस विचारधारा को कौन प्रचारित करेगा? कोई नहीं किया। अब है कि इसको जरूर प्रचारित किया, भारत में अस्पृश्यता, हिंदू में अस्पृश्यता लागू किया गया। अरे मैं आपको तो हमेशा बोलता हूं ना इन सब चीजों को लेकर, ये समान प्रवृत्ति है। जब उत्थान होगा तो उत्थान के साथ जो सर्वोच्च स्थिति पर जाएगा वो नीचे के लोग साथ हीन भावना रखेगा। ये सभी के साथ है मानव प्रवृत्ति। आप हिंदू में जन्म लो, मुस्लिम में लो, सिख में लो, जैन में लो, या विश्व किसी ईसाई प्रवृत्ति के या यहूदी में लो, किसी में लो जन्म लो, आप मानव प्रवृत्ति यह है कि हम सर्वोच्च के स्थान पर आएंगे तो नीचे को हे दृष्टि से देखेंगे, और हे दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर अलग अलग शब्द क्रिएट होंगे। तो इसमें भारत में अस्पृश्यता शब्द आता है। तो कुछ समय बाद कालखंड में आपको यह देखने को मिलेगा, उनको समान रूप से बैठने को नहीं मिलता है। पर वही चीज ध्यान रखिएगा कि उसी अस्पृश्य लोगों से जब समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं जो सांसारिक मोह से मर के जाते हैं तो घाट पर उन्हीं से मुक्ति मिलती है। तो हमारे यहाँ ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि बिना जो अस्पृश्य समाज जिसे बोलता है लोग, उसके जब तक आग नहीं देगा वो उससे आग नहीं जलेगा। ये मुक्ति का मूल मंत्र कौन देता है? सनातन धर्म देता है। तो इसकी व्याख्या कौन करेगा? केवल ये दिख रहा है कि नहीं अस्पृश्यता हमारे समाज में है या हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम किया ये दिख रहा है, पर जो समान धारा को विकसित करने के लिए बेहतर विकल्प दे रहा है उसकी विरोधता को स्पष्ट नहीं किया जाए। किसी वामपंथ विचारधारक के द्वारा यह बोला गया कि देखो मरने के बाद उसकी चिता को कौन आग पहले देता है, कौन प्रक्रिया को पूरा करता है, वो अस्पृश्य लोग ही करते। तो इतना बेहतर कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा आपको? किस विचारधारा में मिलता है? बता के देखिएगा, सोच के देखिएगा इन सब चीजों को लेकर। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देने के लिए जो आरोप ब्राह्मणों पर चलाया जा रहा है, ब्राह्मण विरोधी प्रपंच, लक्ष्य हिंदू समाज में के मेरुदंड को ध्वस्त करना है। जो वैचारिक रूप से कवि सनातन वर्ग के द्वारा विकसित किया गया मेरुदंड है वो कालांतर में उसे समाप्त करने की बात की जा रही है। जहाँ आपको फ्रांसीसी जेवियर की विचारधारा को रखने की जरूरत होगी। वो उसने क्या रिकमेंड किया था रोम के शासक को। उसके बाद आपको जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को समझने की जरूरत है। उसके अतिरिक्त देखिएगा एक चीज समझने का जरूरत कीजिएगा, कई हिंदू शास्त्रों ग्रंथों में विकृत व्याख्या की है। बाद के दशकों में कि हिंदू ग्रंथ के विकृत व्याख्या कई उपशास्त्रों में की गई, जो टीका टिप्पणी वाली शास्त्र होती है। अब देखिएगा चर्च ब्रिटानी दुर्भिक्ष संधि का कालांतर द्रविड़ आंदोलन चला, जिसमें ब्राह्मण विरोधी उपक्रम को भारत विरोधी फिर विशुद्ध हिंदू विरोधी बना दिया गया। जब भारत में चर्च आया और ब्रिटानी शासक आई, जो अपने को श्वेत आप लोग कॉन्सेप्ट दिया था ना, व्हाइट बॉडी थ्योरी दिया था, उसमें क्या वो बोलता था? यही बोलता था ना, सबसे पढ़े लिखे हम लोग हैं और हमको विश्व का नेतृत्व, हमें सबको शिक्षित करना। उनका यह मानना था ईसाई जो होगा वही शिक्षित है, बाकी लोग है ही नहीं। पर आज उनको पता चला ना भारतीय ग्रंथ इतनी मौलिकता है कि उस पर जितने भी टॉप साइंटिस्ट है वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। आज उनको मौलिकता चली तो वो अपने विचारधारा को रखने के लिए क्या करे, किसी को तो टारगेट करना था, तो हिंदू विरोधी विचारधारा को टारगेट किए। गलत है। अब संगोल घटनाक्रम, इस पर एक विमर्श एकाएक देखने को मिल जाता है। संगोल क्या था? संबंध चोला साम्राज्य से चोल शासक अपने उत्तराधिकारियों को संगोल सौंपता था, अर्थात एक के सत्ता हस्तांतरण जब दूसरे में होता था, इसी पद्धति से होता था। संगोल का एक आपको दंड दिया जाता था। यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। इसे संपन्न कराने का दायित्व शिव के परम भक्त गैर ब्राह्मण मठों पर रहा था। यह आज नहीं है कि आज गैर ब्राह्मण इसे आज अपनाए हुए जो संगोल के धारक है, यह उस समय से चला आ रहा है। जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण में बहुत से लोग हो सकते हैं, उसमें अछूत भी शामिल थे, अछूत वर्ग के लोग भी थे, जिसे अछूत बोला जाता है, समझ गए, अस्पृश्य लोग जिसे बोला जाता है वो भी शामिल थे। तो गैर ब्राह्मण जब लोग इसमें शामिल है तो बताइए इससे बड़ा सनातन धर्म का विरासत आपको प्राप्त हो सकता है?
जहां पर सत्ता हस्तांतरण के लिए, जहां राजा राज्य का सर्वसर्वा होता था, उसके स्थापना के लिए उन अल्पसंख्यक लोगों को जो समाज में मूल धारा में नहीं है, अछूत लोगों अर्थात गैर ब्राह्मण लोगों से क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। मान लो उस गैर ब्राह्मण संगठन में एक भी अछूत वर्ग के लोग हो, तो पूरा सिस्टम जो आप लोग बताते हैं वामपंथियों के द्वारा जो बताया जाता है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के जो लोग बताते हैं, क्या वो सही है? सोच के देखिएगा, नहीं है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि 14 अगस्त 1947 में जो थिरुविद्रोही अधिगम के आशीर्वाद के बाद से ब्रिटेनी भारत को 70 अंतरांग का जो संस्करण कराया गया था, वो मठ 16वीं शताब्दी से सेवारत है। सोच के देखिएगा, अब 16वीं शताब्दी कब है? आज से कितनी पुरानी व्यवस्था थी, जिसने 47 में जो मठ हस्तांतरण किया गया जवाहरलाल नेहरू जी को जो दिया गया था सेंगोल, वो उस मठ के द्वारा किया गया। तो हमारा सर्वांगीण विकास था। इसे क्यों नहीं बढ़ावा दिया गया? इसलिए कि हम सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर चलने वाले थे, समाजवाद का कॉन्सेप्ट लेकर चलने वाले थे, और वामपंथी विचारधाराओं का विचारधारा यहाँ पर कार्य कर रहा था। तो 28 मई को जो संसद के नए भवन में यह जो विधिवत स्थापना किया गया, तमिलनाडु से जो अधिनम आपको संतों को आमंत्रित किया गया, वे सभी शिव भक्त थे पर गैर ब्राह्मण थे, ध्यान रखिएगा। अब इस परंपरा को स्थापित किया गया। हिंदू संस्कृति अन्य जातियों को बराबर की हिस्सेदारी प्राप्त हुई, तो इसे समझने का बात है। यहाँ पर बहुत सी चीजें आपको समवर्ती रूप से यही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारी नींव कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। इसने तो क्या किया, जब विश्व में आक्रांताओं का आक्रमण था, उसने भारत में स्थान दिया है। जैसे अभी दिखाता हूं मैं, जस्ट वेट कीजिएगा। सदियों पहले जब पारसी, यहूदियों और सीरिया ईसाइयों का अपने उद्गम स्थलों पर मजहबी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत के शरण में लेने आए, तो उनका न केवल स्थानीय हिंदू शासकों और समाजों द्वारा स्वागत किया गया, बल्कि उन्हें अपनी पूजा पद्धति के अनुसरण करने की सुविधा दी। और आपको यह बातें आपको पता होगी, इजराइल इसका है ना पूर्ण समर्थन करता है। वो पूर्णतः मानता है कि हम सब के साथ विवाद कर लेंगे, पर भारतीयों के साथ विवाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में जब उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसे केवल भारत में स्थान प्राप्त हुआ था। और इजरायली कभी किसी का कृतज्ञता नहीं भूलते। इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत की भूमि वैसी है जो अपने पेट से ना अन्न निकाल के दूसरे को खिलाना जानती है। तो अब सोच के देखिए, अगर ब्राह्मणवाद चीर रहता, एकदम संकीर्ण रहता, तो क्या कभी इसको स्थान देता? जो लोग धार्मिक प्रताड़ना से भारत आए थे, भारत भूमि पर, सोच के देखिए, कभी नहीं मिलता। पर उनको ही बदनाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान की सीमा कम है। और इसके लिए साहित्यिक जो होना चाहिए, हम लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं। हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी में ही पढ़े रहते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, भारत में पैगंबर साहब के जीवन काल में ही अरब के बाहर विश्व में पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण 1629 में हिंदू राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रवि वर्मा ने कोंडुलूर केरल में कराया था। अब सोच के देखिए, यही विचारधारा अगर अरब में लागू किया, तो कोई भारतीय हिंदू अगर जाके अरब में एक मंदिर स्थापित करना चाहे, क्या पॉसिबल था? सोच के देखिएगा। ईसाई में जाके मान लीजिए, उस दौर में जब यहाँ बात हो रही 629 की बात हो रही है, क्या पॉसिबल है? या वर्तमान में ही आप पाकिस्तान में एक इस्लाम के नाम पर राष्ट्र बना ना, पाकिस्तान में एक हिंदू मस्जिद बना, जो हिंदू मस्जिद है वो तो तोड़ के समाप्त कर दिया। अभी बनवा के दिखा दीजिए कोई भी। फिर अरब कंट्रियों में बनवा दीजिए, यूएई को छोड़ के, क्योंकि वो अरब और यूएई जो कंट्री है, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये दोनों को छोड़कर अन्य में स्थापित करवा दीजिए। सीरिया में, ईरान में, इराक में करवा कर दिखा दीजिए, तो सारी एकड़ी निकल जाएगी, विचारधारा की मौलिकता निकल जाएगी। उसके बाद वैचारिक तौर पर जो स्वतंत्रता की बात की जाती है, उसकी सारी एकड़ी निकल जाएगी। तो फिर बात की जाएगी हिंदू धर्म और सनातन धर्म ही प्रभावित है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू सनातन का विचारधारा को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उतना देर से,
कि आपके विचारों में क्या होना चाहिए, तारमता होना चाहिए, जिसमें सभी वर्गों का समान अवसर, उत्थान के ना अवसर दिए जाने की स्थान होनी चाहिए। तो इसे समझने का जब प्रयास कीजिएगा तो आप यह समझ पाइएगा कि सेंगोल जो स्थापना जो संसद में की गई है उसका विचार मूल मंत्र यही है कि धर्म पर न्यायता के स्थापित करने के लिए, सत्ता हस्तांतरण को स्थापित करने के लिए, उसकी मौलिकता को स्थापित करने के लिए जो विचारधारा हमारा पूर्व से चला रहा है, जो 16वीं शताब्दी से है, आपको चोला साम्राज्य से चली आ रही है, उसको स्थापित करें। और भारत को यह इतिहास भूलना नहीं चाहिए। हमारा इतिहास किससे है? हमारा इतिहास हमारे सनातन प्रवृत्ति से है, जो हम अरब के आने के बाद, उसके आक्रमण के बाद से पूर्व से कई सदियों से है ना। अगर मान लीजिए अरब भारत में नहीं आता, मान लीजिए मैं एक चीज बता रहा हूं, ये भारत का नक्शा, अरब कंट्री यह है, यह अरब कंट्री यह है, अमेरिका अफ्रीका यह है ना, अमेरिका यह है, अमेरिका यह है, मान के चलिए अमेरिका है ना, अमेरिका है। अब मान लीजिए अरब लोगों का प्रस्थान भारत की ओर नहीं होता, पूर्व की ओर नहीं होता है, इसका स्थान पश्चिम की ओर होता, अर्थात अमेरिका इन सब देशों में होता। तो जो भारत में भी रूढ़िवादी विचारधारा को डेवलप किया गया, बढ़ाया गया है, क्या वो इधर हो पाता? सोच के देखिएगा। क्या वही स्वरूप अभी इस्लाम का होता जो यहाँ पर रूढ़िवादी इस्लाम को बढ़ावा दिया जाता है, कट्टरता की बात की जाती है? सोच के देखिएगा, इस पर गहन अध्ययन कीजिएगा। जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर डेवलप है, जहाँ पर अर्ध नग्न रहने की जो व्यवस्था है, जहाँ पर खुला विचार है, जहाँ पर हम फ्रीडम की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, क्या वैसा ही विचारधारा होता जो इस्लाम, जिस प्रवृत्ति का इस्लाम जो मौलिक रूप से जिस विचारधारा को लेकर चलता है, जिसमें वर्तमान कट्टरता का स्वाद जुड़ चुका है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं होता। इसी रंग में रंगा होता। आप इस चीज़ को मानिए न मानिए, या तो फिर इस्लाम इस और पनपता ही नहीं, क्योंकि इस्लाम को ऐसा लगता है यार मेरी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं चलेगा, तो यहाँ से बैकडोर बुढ़िया बिस्तर बांधो, चलो दूसरे जगह विचारधारा को प्रस्तुत करेंगे, विचार को बढ़ाएंगे। मैं इस्लाम पर आपेक्ष नहीं लगा रहा हूँ, उस पद्धति पर आपेक्ष लगा रहा हूँ, उस इस्लाम के उस पद्धति पर जो भारत में आकर उसे अवसर मिला है। भारत में अगर मान लीजिए हमारे पास वैसा रूढ़िवादी विचारधारा के लोग रहते, शासक रहते, आया था, समर्थन मांगा तो उस दिन मार काट के भगा देते, क्या इस्लाम के विचारक भारत में आ पाते कभी? उनको स्थान जो दिया गया है, उनके संतों को जो स्थान दिया गया है, भूमि दी गई, उनको रहने का सारा अवसर दिया गया, तो क्या वो दे पाते? सोच के वो आज प्राप्त कर पाते? नहीं प्राप्त करते। तो आज का वर्तमान कट्टर जो कुछ लोग हैं, जो मुसलमान के तौर पर जाने जाते हैं, कुछ कट्टर लोग हैं, बाकी लोगों की मैं बात कर, जो पूरा देश में ही आग लगाने की बात करते हैं, क्या वो पनप पाते हमारे देश में? नहीं पनप पाते। तो हमारी ही गलती थी ना, जो पूर्व की जो लोग थे, जो हम क्यों वैचारिक रूप से चीज़ों को दिए, जगह स्थान दिए, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। तो थोड़ा सा नेरो माइंड से बाहर निकलिए, नेरो माइंड सेट जो होता है उससे बाहर निकलिए और एक वैश्विक विचार को लेकर आइए कि नहीं, इसमें हम सेंगोल को कॉन्सेप्ट को कैसे स्थापित है, क्या हमारे धर्म परायण के लिए यह जरूरी नहीं? मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था ना पहले कि अगर यह गलत है, इंडिया में गलत है, तो पाकिस्तान में बजरंग बली की जो गदा है उसके संसद भवन में और न्यायपालिका जो उनका है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ क्या कर रही है? अगर इसके अर्थ को आप लोग समझ गए तो समझ जाइएगा, पूरी ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। और संकीर्ण भावना में क्या बोलिएगा, बहुत सी चीजें बोल दीजिएगा, तो इस चीज से दूर रहिए। चलिए फिर कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।